हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें और बढ़ते ही चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारी पिछली कक्षा में बिंदुसार की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? बिंदुसार की। और उसी बिंदुसार में कुछ बातें हमारी अधूरी थी, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग पूरा करने वाले हैं। एक तो पहली बात तो ये, और दूसरी फिर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे अशोक की। देखिएगा, बिंदुसार के शासनकाल की यदि हम लोग बात करते हैं तो छोटी सी, वापस थोड़ा सा हल्का सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। बिंदुसार का जो शासनकाल का समय माना जाता है वो 298 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक, 273 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो किसका था? बिंदुसार का था। मैंने आपको कहा कि बिंदुसार के माताजी का जो नाम था वो था दुर्धरा। माताजी का नाम क्या था? दुर्धरा। बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने आपको कहा कि जो बिंदुसार ने जो है यूनानी शासक, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके उसमें उसने 3 चीजें मांगी। कौन कौन सी चीजें? तो पहली चीज विदेशी मीठी शराब, दूसरी सूखे अंजीर या मेवे, और तीसरी चीज दार्शनिक। 2 चीजें तो भेजने के लिए वो राजी हो गए। कौन कौन सी? विदेशी मीठी शराब भेज दी, और सूखे मेवे अर्थात अंजीर भेजने के लिए वो तैयार होके, लेकिन उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा। क्या नहीं भेजा? दार्शनिक नहीं भेजा। क्या कारण था? तो उन्होंने लिखा कि बिंदुसार जी, ऐसा है कि हमारी यूनानी परंपरा में हम दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं करते। हमारी यूनानी परंपरा में दार्शनिक का हम लोग क्रय विक्रय नहीं करते, इसलिए हम आपको नहीं भेजेंगे। तो क्या उसकी जगह राजदूत भेजा? क्या भेजा? राजदूत भेजा। और उसका नाम, क्या नाम था? डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। एक साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, उन्होंने भी यहाँ पर एक राजदूत की नियुक्ति की, जिसका नाम क्या था? डायनोसियस। क्या नाम था? डायनोसियस। तो यहाँ से दोनों से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का बन जाया करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? इसके आगे की हम लोग अब उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान चाणक्य कुछ समय के लिए इसके प्रधानमंत्री बने रहे। चाणक्य कुछ समय के लिए इसके लिए क्या थे? प्रधानमंत्री थे। लेकिन चाणक्य की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर अनेक सारी अनुश्रुतियां हैं, हमारे काम की नहीं है। बहुत सारी कहानियां कि चाणक्य की मृत्यु किस कारण होती है, क्या होती है, हमारे काम की नहीं है। लेकिन चाणक्य की मृत्यु के बाद में चाणक्य के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था राधागुप्त। क्या नाम था? राधागुप्त। इस राधागुप्त को वो अपने प्रधानमंत्री पद के ऊपर क्या कर देते हैं? नियुक्त कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक समय में चाणक्य प्रधानमंत्री के रूप में थे, बाद में उसकी जगह किसने ली? राधागुप्त ने जगह ली। दोस्तों, यहां पर एक उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। कितने सदस्यों की? 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। इस मंत्री परिषद का जो प्रधान था उसका नाम था खल्लाटक। क्या नाम था? खल्लाटक। तो ये दोनों चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि प्रारंभिक समय में चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। बिंदुसार के पीएम थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद राधागुप्त नए प्रधानमंत्री बने। राधागुप्त नए प्रधानमंत्री बने।
नेक्स्ट कि बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। जिसका प्रधान खल्लाटक था। जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। क्लियर? देखिएगा, महत्वपूर्ण बात, दो चीजें और विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्या विशेष रूप से बात याद रखनी है? एक तो बिंदुसार का धर्म पूछा जा सकता है, और दूसरा एक चीज और कि बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय में, बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। कहां पर? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, और इन विद्रोह को दबाने के लिए उसने सर्वप्रथम अपने सबसे बड़े, माफ कीजिएगा, सर्वप्रथम उसने किसको भेजा? अशोक को भेजा। किसको भेजा? अशोक को भेजा। और उसके बाद जो है अपने सबसे बड़े बेटे सुसीम को भेजा। जब पहली बार अशोक जाता है तो वो उस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में और वापस विद्रोह जब होता है तो उस समय सुसीम को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? सुसीम को भेजा जाता है, और सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहे। तो कई जगह आपको जब ये देखोगे, कई गाइड देखोगे, तो वहां पर गाइडों में ये चीज उल्टी लिखी हुई मिलेगी, लेकिन प्रामाणिक जितनी भी पुस्तकें हैं वहां पर आपको अशोक का नाम पहले मिलेगा। किसका? अशोक का नाम पहले मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या बेटा? दूसरी बात यह है कि बिंदुसार के धर्म से संबंधित बात पूछी जा सकती है कि बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था। तो न केवल बिंदुसार, अभी हम तीनों की बात करने वाले हैं। मौर्य वंश के 3 सबसे महान शासक जिनका धर्म क्या क्या था उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य सीएम। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो शासक बने वो कौन बने? बिंदुसार। कौन बने? बिंदुसार। कौन बने? बिंदुसार। और उसके बाद जो शासक बने, महान सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं इस वंश के, और कौन? अशोक। देखिएगा, इनके धर्म से संबंधित प्रश्न आपका आता ही आता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? धर्म। ये आपके कौन है? सीएम साहब है, चंद्रगुप्त मौर्य साहब है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था वो कौन से धर्म के थे? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। और फिर यदि हम बात करें किसकी? बिंदुसार की। किसकी बात करें? बिंदुसार की। ये आपके कौन है? बिंदु जी हैं, बिंदुसार जी हैं। तो बिंदुसार का यदि धर्म पूछ ले आपसे तो ध्यान दीजिएगा कि बिंदुसार जो था वो आजीवक धर्म का अनुयायी था। आजीवक धर्म का अनुयायी था।
क्या होता है आजीवक धर्म? देखो वो इसलिए यहाँ पर कंट्रोवर्शियल बन जाता, मतलब इंपॉर्टेंट बन जाती है ये बात, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार, इसलिए उसका धर्म भी आजीवक धर्म होगा। लेकिन ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। बिंदुसार जो था वो आजीवक धर्म का अनुयायी था। आजीवक धर्म का मतलब यह है कि कौन से लोग, कैसे लोग, नियतिवादी लोग, जो नियति में विश्वास करते हैं। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं भाई मेरे तो जो भाग्य में लिखा होगा ना वही हो जाएगा। मतलब जो भाग्यवादी जो लोग होते हैं, जो नियतिवादी लोग होते हैं, जो नियति में विश्वास करते हैं, वो कौन से धर्म को मानते हैं? आजीवक धर्म, नियतिवादी। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि आजीवक धर्म के जो संस्थापक थे वो मोखलीपुत्र गोसाल। तो दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। भाई जैन धर्म के अनुयायी, भगवान महावीर के जो अनुयायी हुआ करते थे वो जैन धर्म के अनुयायी। फिर जैन के ही अनुयायी थे, महावीर के अनुयायी थे कौन? मोखलीपुत्र गोसाल प्रारंभिक समय में। लेकिन दोनों में कुछ अनबन हुई और उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम क्या था? आजीवक धर्म। तो महावीर के प्रारंभिक समय में अनुयायी हुआ करते थे मोखलीपुत्र गोसाल। आगे एक मोखलीपुत्र तिस आएगा, वो अलग आएगा, वो बौद्ध धर्म से दीक्षित करेगा। किसको? अशोक को। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा आजीवक धर्म, और आजीवक धर्म के याद रखिएगा कि संस्थापक जो हैं, आजीवक धर्म के संस्थापक कौन है? तो देखिएगा संस्थापक कौन थे? मोगलीपुत्र गोसाल, मोगलीपुत्र गोसाल, मोगलीपुत्र गौसाल। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिए बिंदुसार का जो बेटा हुआ, बिंदुसार का जो बेटा हुआ वो कौन था आपका? अशोक। कौन था? अशोक। बड़े प्रतापी शासक हुए अशोक। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि साहब अशोक का धर्म कौन सा होगा? अशोक का धर्म कौन सा है? तो देखिएगा अशोक की अभी अगली, हालांकि हम चर्चा अशोक की करने वाले हैं, लेकिन अशोक के दो धर्म हैं। प्रारंभिक समय में अशोक जो था वो भगवान शिव का अनुयायी था, शैव धर्म का उपासक था। ये प्रारंभिक समय में शैव धर्म का उपासक था। ध्यान देना, प्रारंभिक समय में कौन से धर्म का? शैव धर्म का उपासक था। लेकिन बाद में बौद्ध का भी उपासक बन गया। या फिर हम यूं कहें इस शब्दों को कि प्रारंभिक समय में तो शैव धर्म का अनुयायी और बाद में बौद्ध का उपासक बन गया, तो भी ज्यादा ठीक रहेगा। तो प्रारंभिक धर्म इसका कौन सा है? शैव धर्म। कौन सा है? शैव धर्म। याद रखिएगा, कौन सा धर्म? शैव धर्म। और बाद में किसका उपासक बना? बौद्ध का उपासक बना। किसका? बौद्ध का उपासक बना। कौन बना? अशोक बना। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो इन तीन जो मौर्य शासक, तीन जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए, इनमें से तीनों जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं, अलग अलग धर्म के उपासक हैं। ठीक है, हो गई बात? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अगली बात देखिएगा, अब वापस बात करते हैं क्या कि बिंदुसार के दरबार में, या बिंदुसार का जो शासनकाल का अंतिम समय जो माना जाता है, मरने से पूर्व, उससे पूर्व तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। ठीक है, और इन विद्रोह का दमन करने के लिए सबसे पहले उसने अशोक को भेजा, और उसके बाद उसने किसको भेजा? सुसीम को। किसको? सुसीम को। अब बिंदुसार की मृत्यु कैसे हुई, क्या क्या चीजें हुई, किस प्रकार से क्या घटनाएं, उसके बारे में तो कोई विशेष उल्लेख इतिहासकारों ने दिया नहीं है। हालांकि किंवदंतियां और अनुश्रुतियां यहाँ पर प्रचलित है, जो हमारे कोई काम की नहीं है, फालतू कहानियों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा कि बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय में, बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय में, शासनकाल के अंतिम समय में अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए।
जिसे दबाने हेतु, जिसे दबाने हेतु सर्वप्रथम अशोक को, सर्वप्रथम किसको भेजा? अशोक को। वे बाद में अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। किसको भेजा बेटा? सुसीम को भेजा। और ये सुसीम किसका बेटा था? चारुमती का। किसका बेटा था? चारुमती का। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये विशेष बातें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बिंदुसार के धर्म से आपका प्रश्न बनता है ना। आजीविक धर्म में संस्थापक आजीविक धर्म के मोगलीपुत्र गोसाल थे। अशोक का प्रारंभिक धर्म शैव धर्म है, बाद में बौद्ध का उपासक बना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म है ना। और जैन में कौन सी शाखा? तो जैन दिगंबर शाखा। कौन सी? दिगंबर शाखा के अनुयायी हुआ करते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिगंबर मुनि भाद्रबाहु के साथ में अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। हाँ, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और वहीं पर एक चंद्रगिर नामक पहाड़ी पर अपना उन्होंने देह त्याग करी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता। अब देखो एक चीज, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं जानबूझ करके, लेकिन भी कितनी प्रामाणिक है, क्योंकि कई पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है, कई पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता नहीं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त बिंदुसार जो है ये रोज लाखों ब्राह्मणों को, 1 लाख ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे और उन्हें भोजन भी कराया करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अनुश्रुतियां मिलती है। अब हालांकि इसमें यथार्थ कितना है, कोई प्रामाणिक, ज्यादा प्रामाणिक पुस्तकों में इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बस मैं लिखना नहीं चाह रहा इस चीज को, केवल आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझ। तो बिंदुसार की मृत्यु हुई और बिंदुसार की मृत्यु के बाद, बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो शासक बना, वो शासक कौन बना? अशोक। शासक कौन बना बेटा? अशोक। अशोक जिसे किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं हो, शोक मतलब दुख नहीं हो, अंदर वेदना नहीं हो, वो अशोक है। कौन है? अशोक है। देखिएगा, मैंने बिंदुसार की आपको 3 पत्नियों के नाम विशेष रूप से बताए थे। एक का नाम बताया था मैंने चारुमती या चारुमित्रा। दूसरा जो है धम्मा, इन्हीं का नाम सुभद्रांगी, इन्हीं का नाम जनपद कल्याणी, इन्हीं का नाम वन देवी। चंपा के ब्राह्मण की पुत्री हुआ करती थी धम्मा। और तीसरी जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था नूर। चारुमित्रा का जो बेटा था वो था सुसीम। धम्मा का पुत्र था अशोक। और नूर का बेटा था जिसका नाम था शामक। अब ये वस्तुतः बिंदुसार का पुत्र नहीं होकर के बिंदुसार के भाई जस्टिन का पुत्र हुआ करता था। कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये बात बिंदुसार को पहले तो पता नहीं थी कि पत्नी तो मेरी है, बेटा किसी और का है। बाद में जब पता चला तो बिंदुसार जी कट लिए। मतलब क्या हुआ कि उनको हृदय आघात हुआ, इस बात को सहन नहीं कर पाए और वो इसी से क्या हो गए, उनकी मौत हो गई। खैर, बौद्ध ग्रंथ महावगा के अनुसार ऐसा कहा जाता कि बिंदुसार के कुल जो है 101 पुत्र थे। इस धम्मा का 2 पुत्र विशेष रूप से अशोक और अशोक का छोटा भाई जिसका नाम क्या मिलता है? तिष्य। क्या नाम मिलता है? तिष्य। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि 101 पुत्र थे कुल। और जैसे बिंदुसार की मृत्यु हुई तो यहाँ पर तीनों चीजें, चारुमित्रा ये चाहती है कि उसका बड़ा बेटा
सुसीम शासक बने। यहां नूर तो है नहीं, नूर खत्म हो गई। जस्टिन इसका बाप था, वो भी खत्म हो चुका। लेकिन दादी हेलेना, दादी हेलेना चाहती है कि यहां पर जो है शासक कौन बने, शामक शासक बने। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष चलता है, सब लोग यहां पर बहुत सारे षड्यंत्र चलते हैं। और इन षड्यंत्रों में अंततः सफल कौन होता है, अशोक। कौन होता है, अशोक सफल हो जाता है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार, ध्यान से सुनना, क्या सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 4 वर्ष तक उत्तराधिकार संघर्ष लड़ा और 4 वर्ष तक इस उत्तराधिकार संघर्ष में अपने समस्त 99 भाइयों की हत्या करके 269 ईसा पूर्व में अपना विधिवत रूप से उसने राज्याभिषेक करवाया। अपने केवल और केवल एक सगे भाई जिसका नाम क्या था, तिष्य, इस तिष्य को ही जीवित छोड़ा, इसके अलावा किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। सारे के सारे लोगों को उसने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। बहुत ही ज्यादा क्रूर और अत्याचारी प्रवृत्ति का हुआ करता था। कौन हुआ करता था, अशोक। तो अशोक का वस्तुतः यदि हम शासनकाल की बात करते हैं तो शासनकाल तो 273 से ही स्टार्ट हो जाता है। कहां से, 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक का जो समय है, 232 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो अशोक के शासनकाल का समय है। लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि अपने 99 भाइयों की हत्या कर 4 वर्ष तक जो उत्तराधिकार संघर्ष चला, इस 4 वर्ष तक चले उत्तराधिकार संघर्ष में उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करी और हत्या करने के बाद में वो शासक बना, विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया 269 ईसा पूर्व में। तो फिर कई इतिहासकार फिर जो है विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक हुआ ना, इस विधिवत वाले राज्याभिषेक को भी मानते हैं वहां पर कि 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व। इसलिए अशोक के राज्याभिषेक की दोनों तिथियां मिलती है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, है ना, कि अशोक के शासनकाल की 2 तिथियां मिलती है। एक तो आपको क्या मिलती है, एक तो मिलती है 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व, लगभग 41 वर्ष का शासनकाल। और दूसरा हम बात करें तो 269 ईसा पूर्व में लेकर ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व। इसके पीछे कारण क्या है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो 2 शासनकाल यहां पर मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों शासन की विधियां जो है, तिथियां जो है, ये आपको देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे कारण क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। देखिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या चीज, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसकी माताजी का नाम क्या था, धम्मा, ठीक है। और इसी धम्मा का नाम मिलता है सुभद्रांगी, इसी का नाम मिलता है वन देवी, इसी का नाम मिलता है जनपद कल्याणी। और वस्तुतः ये चंपा के ब्राह्मण की पुत्री हुआ करती थी, ठीक है। तो देखिएगा, पिता तो कंफ्यूजन है ही नहीं, पिताजी का नाम तो बिंदुसार, पिता बिंदुसार। और माताजी का अनेक नाम मिलते हैं। नाम मिलता है धम्मा, कई जगह धर्मा भी लिखा हुआ है, ठीक है। इन्हीं का नाम मिलता है सुभद्रांगी, इन्हीं का नाम मिलता है जनपद कल्याणी, इन्हीं का नाम मिलता है वन देवी। क्या नाम मिलता है, वन देवी, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपा के
ब्राह्मण की पुत्री थी। ध्यान दीजिएगा, अब आगे की कहानी सुनो भाई। देखिएगा, अशोक शासक बनने से पूर्व उज्जैनी का प्रांतपाल हुआ करता था। कहाँ का प्रांतपाल? उज्जैनी का प्रांतपाल हुआ करता था। और ऐसा कहा जाता है कि शासक बनने से पूर्व उसने खस और नेपाल की विजय प्राप्त कर ली थी। ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं वो हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित हैं। कहाँ पर है? हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है। एक आजीवक मुनि जिनका उल्लेख मिलता है पिंगल वत्स जीव। क्या नाम है? पिंगल वत्स जीव। ये पिंगल वत्स जीव ने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? कि साहब शासक तो अशोक ही बनेगा। शासक तो क्या बनेगा? अशोक। अब मैंने आपको कहा ना कि चारुमित्रा जो थी सबसे बड़ी पत्नी, वो तांत्रिक प्रवृत्ति की हुआ करती थी। कौन सी प्रवृत्ति की हुआ करती थी? तांत्रिक प्रवृत्ति की हुआ करती थी। उसी के गुरु माने जाते हैं कौन? पिंगल वत्स जीव। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, खैर यहाँ हमारे काम की नहीं है। तो देखिएगा, 2-3 चीजें मैं लिख देता हूँ, फिर आपको थोड़ी मजेदार कहानी भी सुनाऊंगा। कि राजा बनने से पूर्व उज्जैन, अब देखो उज्जैन की जगह अवंती आ जाए तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उज्जैन राजधानी थी, ठीक है ना। उज्जैन के प्रांतपाल था, उज्जैन का प्रांतपाल था। प्रांतपाल था। आगे बात समझ में क्लियर है ना। और शासक बनने से पूर्व ही खस वे नेपाल की विजय कर चुका था। ठीक है, ये खस नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि आजीवक मुनि पिंगल वत्स जीव ने पिंगल वत्स जीव ने अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी की। अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी की। देखिएगा, ये हमने बेसिक जानकारी ले ली, सामान्य जानकारी ले ली। अब महत्वपूर्ण जानकारियां क्या, ध्यान से सुनना। देखिए, अशोक के यदि हम शासनकाल की बात करते हैं तो शासनकाल यहां से आपका होता है 41 वर्ष का।
कितने वर्ष का? 41 वर्ष का। और यहां से हम यदि शासनकाल देखें तो 37 वर्ष का। इस संपूर्ण शासनकाल को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। किस किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, याद रखिएगा कि पहला जो इसका पार्ट है उसको हम लोग इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं कि राज्याभिषेक से लेकर के 8वें वर्ष तक, राज्याभिषेक से लेकर के अपने शासनकाल के 8वें वर्ष तक। दूसरा 9वें वर्ष से लेकर के 27वें वर्ष तक। और तीसरा 27वें से लेकर के 41वें वर्ष तक। क्या क्या घटनाएं हैं उस अनुसार हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अशोक के संपूर्ण शासनकाल को, अशोक के संपूर्ण शासनकाल को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 भाग यदि यहां पर आधार बनाए हम किसको? विधिवत राज्याभिषेक को, तब थोड़ा सा अलग हो सकता है। और नहीं तो यदि सामान्य हम पहले इसके अभिषेक को लेकर के चलेंगे तब उसी स्थिति में थोड़ा सा अलग होगा। कैसे होगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक पार्ट आप लोगों को पढ़ाया जाए। ठीक है ना? देखिएगा, पहला पार्ट मैं 41 वर्ष को लेकर के यदि चलता हूं तो थोड़ा सा अलग होगा। देखो, राज्याभिषेक से लेकर 12वें वर्ष तक, उसके पीछे कारण है, देखो अभी समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा पार्ट हम इसका लें नंबर 2, तो 13वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष। और अंतिम जो हम बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि 28वें से लेकर के या 27वें से, मान लो 28वें से लेकर के 28वें वर्ष से 41वें वर्ष। कैसे समझना इस चीज को? ये इसका प्रारंभिक समय है। प्रारंभिक समय वहां से मैंने इंक्लूड किया है जहां से हम बात करेंगे 273 से, प्रथम राज्याभिषेक से। और यदि मैं उसको 269 से लेता तो ये 8वें वर्ष तक होता। ठीक है ना? तो मैंने प्रारंभिक समय से ले लिया, बिल्कुल 273 से ले लिया। और 273 से लेकर के कहां तक लिया? 261 कलिंग युद्ध तक लिया है। समझ गए आप? क्योंकि विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। तो 273 से लेकर के 261 तक लेंगे तो 12 वर्ष का समय होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, क्या क्या चीजें हुई, वो हमने यहां ले लिया 13वें वर्ष से लेकर के 27वें वर्ष तक। और इसके शासनकाल का अंतिम जो समय है वो 28वें से लेकर के हमारा जो है 41वें वर्ष तक। इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारियां मिलती नहीं है। ये प्रथम जो शासनकाल का समय है वो क्या है? अजात है। अंतिम जो समय है वो क्या है? अजात है। इसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती है। लेकिन प्रारंभिक जो 2 शासनकाल हैं, इस शासनकाल में हमें जानकारी मिलती है। देखो, प्रारंभिक जो समय है, इस समय के दौरान इस अशोक को क्या कहा जाता था? इस अशोक को चंडाशोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चंडाशोक। और साथ ही साथ यहां पर कहा जाता था इसको कामाशोक। चंडाशोक या कामाशोक।
क्यों, कारण था इसके पीछे, अभी बताऊंगा, अभी बात करेंगे हम लोग। दूसरा, यहां पर देखिएगा, दूसरा कलिंग युद्ध के बाद इनका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, इसलिए इसको क्या कहा, धम्माशोक। क्या कहा गया इसको, धम्माशोक कहा गया। इसी काल के दौरान इसी के लिए जो अलग अलग और उपाधियां लोगों ने, जैसे देवनाम पियदसी, क्या कहा गया इसको, देवनाम पियदसी, ध्यान रखना बेटा, क्या कहा गया इसको, देवनाम पियदसी, देवताओं के समान प्रिय दृष्टि रखने वाला शासक। देवनाम प्रिय, देवताओं के समान प्रिय, देवताओं के समान प्रिय। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये इस प्रकार की उपाधियां मिलती है कौन से, 13वें से लेकर के 27वें वर्ष तक। क्या है, देवनाम प्रिय, क्या है बेटा, देवनाम प्रिय। अब मैं एक एक चीज को यहां आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम इसके शासनकाल का प्रथम भाग लेकर के चल रहे हैं। कौन सा भाग लेकर के चल रहे हैं, प्रथम भाग, भाग 1, ठीक है। जहां हमने बात की, क्या बात की, कि राज्याभिषेक से 12वें वर्ष तक, राज्याभिषेक से 12वें वर्ष तक। अब सुनो कहानी ध्यान से, ढंग से। तो देखो, सिंहली अनुश्रुतियां, और सिंहली अनुश्रुतियां बोले तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट है, सिंहली अनुश्रुतियां कहते हैं किसको, दीपवंश और महावंश, और महाबोधि वंश को भी कई लोग मानते हैं साथ में। तो दीपवंश, महावंश विशेष रूप से सिंहली अनुश्रुतियां कहलाती हैं। क्यों कहलाती है, क्योंकि इनके दोनों, इन दोनों के दोनों ग्रंथों की रचना जो की गई वो कहां पर की गई थी, श्रीलंका में। और श्रीलंका की जो अनुश्रुतियां थी अशोक को लेकर के, उन समस्त अनुश्रुतियों का क्या कर दिया गया, संकलन कर दिया गया इन दोनों के दोनों ग्रंथों में, और इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है, एक साथ सिंहली अनुश्रुतियां कह दिया जाता है। तो सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक समय में, जब वो उसका राज्याभिषेक हुआ 273 ईसा पूर्व में, तो 273 ईसा पूर्व से लेकर के अगले 4 वर्ष तक इसने उत्तराधिकार संघर्ष लड़े, और उत्तराधिकार संघर्ष में अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। कितने भाइयों की, 99 भाइयों की हत्या कर दी। चंड के समान अशोक था, इसलिए इसको क्या कहा गया, चंडाशोक कहा गया। क्या कह दिया गया इसको, चंडाशोक कह दिया गया। चंड के समान था, अपने भाइयों को नहीं बख्शा उसने, 99 भाइयों की हत्या करके 269 ईसा पूर्व में उसने विधिवत रूप से अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। इसलिए इस दौरान, इस काल के दौरान इसको क्या कहा जाता है, चंडाशोक कहा जाता है। दूसरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक है वो प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक जीवन में बहुत ज्यादा कुरूप हुआ करता था, बहुत सुगला सा दिखता था, जाहिया वाहियां पड़ी हुई इस प्रकार की। एक बार की बात है, अशोक रनिवास के सामने से निकल रहा था। रनिवास का मतलब समझते हैं ना, कि इस प्रकार का कोई राजप्रासाद में एक भव्य जो है जगह होगी, और इस भव्य जगह में अंदर खूब सारी रानियां निवास करती थी। उस चीज को क्या बोला जाता था, रनिवास बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रनिवास बोला जाता था। सुंदर सुंदर रानियां हुआ करती थी अंदर, कालूड़ी दहपुड़ी, खैर लिच्छमी, है ना। खैर ध्यान दीजिएगा कि रनिवास के सामने से गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था, अशोक गुजर रहा था। यहां से गुजर रहा था, देखो ये रास्ता देखो, है ना, और यहां से गुजर रहा था। बहुत भूंडा था भाई, बहुत ही कुरूप था। कैसा था, कुरूप था। इसे कहा जाता कि जैसे इस रनिवास के सामने आया तो इसकी कुरूपता को देख करके किसी एक रानी को हंसी आ गई। किसी एक रानी को क्या आ गई, हंसी आ गई। मान लो इसी को ही आ गई। तो अब दिक्कत क्या है हिंदुस्तानियों की, हिंदुस्तानियों की बड़ी गजब दिक्कत है। गजब दिक्कत यह है कि यदि हम किसी एक व्यक्ति को हंसता हुआ देख लेते हैं तो हमें अपने आप ऑटोमेटिक हंसी आ जाती है ना।
अब मेरे लिए तो अभी कोई हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आ रही देखो, है ना। और आपको भी आ रही होगी, कई लोगों को है, कई मेरे भाइयों को आ रही होगी, कई मेरी बहनों को आ रही होगी। तो हम किसी एक को हंसता हुआ देखते हैं तो हमें हंसी आती है। अच्छा, पूछ लेना कि क्यों 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 हंस रहा है, पता नहीं, वो हंस रहा था इसलिए। खतरनाक आदत है। अच्छा, दूसरी भी, इससे भी खतरनाक आदत क्या होती है पता है आप लोगों को? हम कभी कभी मार्केट जाते हैं, दुकान बंद होती है, उस दुकान के सामने हम खड़े होकर के अक्सर पूछते हैं, किसी दूसरे का वेट करते हैं 2 मिनट, है ना, इधर उधर या किसी पड़ोस में ढूंढते हैं और पूछते हैं क्या दुकान बंद है क्या, आँखें फूटी है, बंद है, फिर भी पूछ, आदत है ना, आदत से लाचार है। तो खैर ध्यान दीजिएगा। तो एक रानी ने जब इसको देख करके हंसी आई तो दूसरी रानी इसको भी हंसी आ गई, तीसरी रानी इसी को हंसी आ गई, चौथी रानी इसको भी क्या आ गई, हंसी आ गई। और ऐसे करके सब ही खिनखिना करके हंसने लगी। अशोक को बहुत भयानक गुस्सा आया। अशोक की आंखें लाल हो गई कि मेरी कुरूपता का इतना भयानक मजाक उड़ाया जा रहा है। अंदर जाता है, दरवाजा बंद कर देता है और हाथ में निकालता है तलवार। गुस्से में तमतमाया हुआ ये अशोक निकालता है तलवार और इन समस्त रानियों की गर्दनें उड़ा दी जाती है। समस्त रानियों की क्या कर दी जाती है, गर्दन उड़ा दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसने उस राजप्रसाद की समस्त 500 रानियों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए प्रारंभिक समय में इसके लिए शब्द क्या मिलता है, चंडाशोक। क्या नाम मिलता है, चंडाशोक। खैर, दूसरी और चीज, चीनी यात्री फाइयान और वेनसांग एक विवरण देते हैं। क्या विवरण देते हैं? चीनी यात्री फाइयान ने एक बात कही और उसने क्या कहा कि अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना कर रखी थी। किसकी स्थापना कर रखी थी? एक नरक की स्थापना कर रखी थी। वहां लोगों को वो अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करता था, बहुत बुरी तरीके से लोगों के साथ में जो है वो क्रूर अत्याचार करता था। और उसके सामने जब लोग पीड़ा में कराते, वेदना में कराते तो उसको बड़ा दुख होता था, बड़ा खुशी होती थी, बड़ी खुशी होती थी उनको पीड़ा में देख करके, उसको मजा आता था। और चीनी यात्री वेनसांग ने तो इतना तक कह दिया, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में आया था भारत, 644 तक रहा। उसने एक बात कही कि मैंने तो साक्षात उस नरक की दीवारों को अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए इसको प्रारंभिक समय में क्या कह दिया गया, चंडाशोक कह दिया गया। क्या कह दिया गया, चंडाशोक कह दिया गया। और सबसे बड़ा कारण तो आप लोगों को पता ही है, कौन सा, कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध। कामाशोक की तो थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। ऐसा कहा जाता कि प्रारंभिक समय में इसने अनेक विवाह किए थे, अनेक विवाह किए थे और विवाह करने के बाद में पूरे दिन काम प्रवृत्ति में लगा हुआ रहता था, है ना। और इसी काम प्रवृत्ति के कारण इसको भी अनेक संतानें हुआ करती थी। काम में लीन होने के कारण, काम में लगे होने के कारण जो है इसको क्या कहा जाता था, कामाशोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कामाशोक कहा जाता था। तो इसके पीछे तो कहानी यह है। खैर, एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं चंडाशोक की पीछे की कहानी। चंडाशोक के पीछे की कहानी एक बात और, कौन सी बात बेटा जी, कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध, कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध, कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध। देखिएगा कलिंग युद्ध, समय थोड़ा बचा लेकिन समझा देता हूं। कलिंग की यदि हम बात करें तो वर्तमान उड़ीसा ये वाला पार्ट। अब देखो, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ये है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ये है, ठीक है। और उसी के कान के नीचे कलिंग, उसी के कान के नीचे क्या है, कलिंग है। कलिंग ने क्या, अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष, विधिवत रूप से राजाभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का महाभयंकर युद्ध लड़ा। और इस कलिंग युद्ध का वर्णन वो स्वयं अपने 13वें शिलालेख में करता है। आगे जब हम मौर्यकालीन कला संस्कृति की बात करेंगे तब 13वें शिलालेख की बात भी करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो अपने 13वें शिलालेख में इस कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए उसने बहुत सारी चीजें लिखी है और साथ ही साथ कलिंग में हुए भयंकर नरसंहार पर वो पश्चाताप भी व्यक्त करता है। साथ ही साथ कलिंग युद्ध में जो लाखों लोग मारे गए उनका भी वर्णन देता है। लेकिन कलिंग युद्ध के पीछे क्या कारण है, मूल रूप से उन कारणों की थोड़ी सी यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, कलिंग ये वाला जो क्षेत्र है, ये अभी अभी मैंने कहा कि बिंदुसार ने, किसने, बिंदुसार ने, उसके बारे में जानकारियां इस प्रकार की मिलती, खूब धन लुटाया उसने, खूब धन लुटाया। कैसे कि वो रोज लाख ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और भोजन करवाता था, तो आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी। और उसके बाद में अशोक ने लगातार 4 वर्ष तक उत्तराधिकार संघर्ष लड़ा। तो इसका मतलब जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है। और उसी समय ये कलिंग वाला जो क्षेत्र है, ये कलिंग का क्षेत्र उस समय याद रखिएगा कि हाथी दांत व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र था, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सुदृढ़ क्षेत्र हुआ करता था। साथ ही साथ में कपड़े का व्यापार भी अपनी विकसित अवस्था में यहां पर हुआ करता था। पहली चीज तो अशोक ने प्लान बनाया कि यदि यार मैं कलिंग के ऊपर आक्रमण कर देता हूं तो इसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर मेरा अधिकार हो जाएगा और कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र की अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। तो पहला कारण हम आर्थिक कारण मान सकते हैं। दूसरा चीज, यदि अशोक को पाटलिपुत्र से यहां पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ में यदि व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं, ये वाले जो क्षेत्र थे, इन वाले क्षेत्रों में यदि इसको व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं तो यहां पर सीधा सीधा व्यापारिक मार्ग मिल रहा था। क्योंकि एक तो इधर से घूम के आए भाई, वो कलिंग तो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था, तो व्यापारिक मार्ग देगा क्यों, व्यापारिक मार्ग देगा क्यों, नहीं देगा। तो इसलिए वो सीधा सीधा घूम करके आने की बजाय यहां पर क्या कर सकता था, सीधे सीधे आक्रमण करके कलिंग के ऊपर अधिकार कर लेता। और कलिंग के ऊपर अधिकार करने के बाद कलिंग को वो बहुत आसानी से यहाँ सारी चीजें और व्यापार भी यहाँ तक स्थापित किया जा सकता था। यहीं बंगाल की खाड़ी में, यहीं उड़ीसा के जस्ट पास में जो मौर्यकालीन सबसे प्रमुख बंदरगाह के रूप में हम बात करते हैं, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। बेटा कौन सा, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। यहाँ पर भड़ोच बंदरगाह, मूल रूप से मौर्य काल में 2 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, भड़ोच वाले का, ताम्रलिप्ति वाले बंदरगाह की। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो एक तो इसे सीधे व्यापारिक स्थिति भी इसकी सुदृढ़ हो रही थी, सीधे सीधे व्यापार करने के लिए रास्ता भी मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं पहला जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, वो सबसे बड़ा सशक्त कारण है कि कलिंग जो है आर्थिक रूप से मजबूत था, इसलिए आर्थिक कारण था कलिंग के ऊपर आक्रमण करने का। दूसरी चीज, विशेष बात मैंने आपको बताया कि कान के नीचे स्वतंत्र बैठा है, तो लोग उसको अवहेलना भी देते थे, है ना। अरे क्या तुम क्या है तुम्हारी, तो है ना, कलिंग तो तुमसे जीता नहीं जाता। आदत होती है ना लोगों को, भाई चढ़े हुए को ही हंसते हैं, पैदल को ही हंसते हैं, लोगों की तो आदत है, करें क्या। और तीसरा उल्लेख एक और मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग शासक नंदराज के समय का मिलता है। उसमें उल्लेख है कि जिस समय कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, उस समय वहां का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था नंदराज। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, ठीक है, कलिंग का शासक था। वहां पर उल्लेख करता है कि उस समय नंदराज नामक एक शासक हुआ करता था। इस नंदराज नामक शासक ने अशोक के पिता का अपमान किया, और अपमान किया इसलिए वो उस अपमान का बदला लेना चाहता था। उस अपमान का क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। इसलिए अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग के ऊपर आक्रमण करने की वो योजना बनाता है। कब, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये कलिंग युद्ध के आक्रमण के कारण तक ही बताए मैंने। कलिंग युद्ध हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे आपके लिए अभी बहुत सारी चीजें लिखनी है, तो पहले मैं ये चीजें लिख देता हूं, ठीक है। पहला, राज्याभिषेक से 12वें वर्ष
तो देखिएगा कि अशोक ने अपना प्रथम राज्याभिषेक ध्यान दीजिएगा कि अशोक ने अपना प्रथम राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में 273 ईसा पूर्व में करवाया। अगली बात क्या कि बौद्ध ग्रंथ या सीधे सीधे मैं लिख देता हूं कि सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 4 वर्ष तक चले उत्तराधिकार संघर्ष में 4 वर्ष तक चले उत्तराधिकार संघर्ष में अपने 99 भाइयों की हत्या कर 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाया। विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाया। ठीक है। नेक्स्ट बात कि प्रारंभिक समय में अशोक कुरूप था। कुरूपता की मजाक उड़ाए जाने के कारण कुरूपता की मजाक उड़ाए जाने के कारण उसने अपनी रनिवास की अपने रनिवास की 500 रानियों को मौत के घाट उतार दिया।
चीनी यात्री फाइयान, चीनी यात्री फाइयान वे वेनसांग के अनुसार, वे वेनसांग के अनुसार अशोक ने पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना कर रखी थी, एक नरक की स्थापना कर रखी थी। जहां लोगों को अलग अलग प्रकार से यातनाएं देकर खुश होता था। ठीक है, अगली बात कि अपने विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। जिसमें लाखों लोग मारे गए। वे इतने ही बेघर हो गए। इन समस्त कारणों से अशोक को प्रारंभिक समय में चंडाशोक कहा गया। क्या कहा गया बेटा? चंडाशोक। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, हम अशोक की बात कर रहे थे। कामाशोक क्यों? अनेक विवाह वे अनेक विवाह व अनेक संतान होने के कारण ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? देखिएगा, तो हमने बात कर ली किसकी? अशोक की। ठीक है, किसकी बात कर ली हम लोग? अशोक की हम लोगों ने बात कर ली है। याद रखिएगा कि केवल अपने सगे भाई देखो, नाम तिस से भी मिलता है बेटा, तिस भी नाम मिलता है ना, तिस या तिस को जीवित छोड़ा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण थे जहां उसे
चंडाशोक के नाम से जाना गया था। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कलिंग युद्ध की कारणों की बात करेंगे, किस प्रकार से भयावह युद्ध लड़ा गया, उसकी सारी की सारी दृष्टांत विवरण आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।